वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है कन्वर्जन डिसऑर्डर के ऊपर कि कन्वर्जन डिसऑर्डर क्या होता है, कन्वर्जन डिसऑर्डर की मैनेजमेंट क्या होती है, इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होते हैं। ये सारा हम डिटेल में आज कन्वर्जन को पढ़ेंगे। कन्वर्जन डिसऑर्डर बेसिकली एक ऐसा डिसऑर्डर है या एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें पर्सन जो है वो ब्लाइंडनेस को, पैरालिसिस को एक्सपीरियंस करता है और ये सिम्टम्स बाद में उसके नर्वस सिस्टम के ऊपर अफेक्ट करती है। ये मैं अगर आपको इसकी जनरल डेफिनेशन बताऊं तो मैं उसके अकॉर्डिंग ये आपको बता रही हूँ। और ये किसी फिजिकल इलनेस या इंजरी की वजह से उसका नर्वस सिस्टम अफेक्ट नहीं होता, बल्कि इमोशनल या फिजिकल डिस्ट्रेस या साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट को वो जब एक्सपीरियंस करता है तो सडनली उसके अंदर कन्वर्जन की सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं और उसको फिर बाद में कन्वर्जन डिसऑर्डर भी डायग्नोज कर सकते हैं। इसी वजह से कन्वर्जन डिसऑर्डर जो है इसका कोई खास ऑनसेट एज टाइम पीरियड नहीं है कि इस एज में ये आपको डायग्नोज किया जाएगा। ये चाइल्ड में भी होता है, अडल्ट में भी होता है और ये डायग्नोसिस का ड्यूरेशन भी नहीं होता। इसमें सिंपली ये होता है कि अगर पर्सन इस तरह की सिम्टम्स को एक्सपीरियंस कर रहा है या आगे डिटेल में जो हम इसकी सिम्टम्स पढ़ेंगे वो वाली सिम्टम्स जो है वो उनको एक्सपीरियंस कर रहा है और पीछे से उसका ट्रिगर इवेंट देखा जाता है कि वो किस वजह से कर रहा है, तो आप उसको कन्वर्जन देन डायग्नोज कर सकते हैं। सिम्टम्स कन्वर्जन डिसऑर्डर की जो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं उनमें पैरालिसिस हो जाता है, ब्लाइंडनेस होती है, म्यूटिज्म, डिफिकल्टी सॉल्विंग, सीजर्स और कन्वर्जन्स, नमनेस, वर्बल टिक्स। अब जो पैरालिसिस है ये ऐसा नहीं है कि जिस पर्सन को कोई फालिज का अटैक हुआ होगा और वो फिर कन्वर्जन में चला जाएगा या कन्वर्जन में गया तो उसको फालिज का अटैक हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें जिस बंदे को फालिज का अटैक होता है या जिस बंदे के अंदर जो फालिज वाली सारी सिम्टम्स होती हैं वो सेम सिम्टम्स जो होता है वो शो कर रहा होता है कन्वर्जन का पेशेंट। उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसके हाथ अकड़ गए हैं या उसके बाजू अकड़ गए हैं या उसकी आंखें रोल हो रही हैं, ऐसा उसको फील हो रहा होता है और वो ऐसा ही फिर एक्ट भी कर रहा होता है, लेकिन असल में उसको कोई फालिज वगैरह नहीं होता। ब्लाइंडनेस भी इसी तरह ही है कि जैसे उसको लगता है कि उसको नजर आना बंद हो गया, एकदम से इतने स्ट्रेस में है। खामोश हो जाते हैं, खाने पीने में और चीजें चबाने में इनको डिफिकल्टी होती है और झटके भी इनको लगते हैं। इसके अलावा नमनेस होती है, वर्बल टिक्स होते हैं इनके। और इसके जो सबसे कॉमन सिम्टम होती है जो यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं मेंशन की कि ये मैंने इम्पोर्टेंट सिम्टम्स जो थी इसकी बहुत ज़्यादा वो यहाँ पे मेंशन किया है कि इनकी वजह से उसका नर्वस सिस्टम भी अफेक्ट होता है, देन जाके कन्वर्जन होता है। तो फिट्स जो होते हैं, फिट्स पड़ते हैं ऐसे पेशेंट को, दौरे पड़ जाना, घंटों घंटों पे होश हो जाना, आधा घंटा, 1 घंटा, बाज़ का 2 घंटे, और कुछ तो ऐसे पेशेंट होते हैं पूरा पूरा दिन बेहोश रहते हैं। तो ये जो बेहोशी के दौरे होते हैं उनकी आप मतलब जिस पेशेंट के अंदर वो देखते हैं तो ये उसका मेन कह लो कि एक मेन सिम्टम होता है, एक मेजर सिम्टम होता है जो इंडिकेट करता है कि इस पर्सन को कन्वर्जन है। आगे जाके मैं आपको जब डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताऊंगी तो मैं आपको एपिलेप्सी को इसके साथ थोड़ा सा क्लियर कर दूंगी कि उसकी और इसकी सिम्टम्स मिलती जुलती होती हैं। कन्वर्जन डिसऑर्डर की एपिडेमोलॉजी को देखा जाए तो इसके जो प्रेवलेंस है वो 5% है। ऑनसेट एज इसका लिखा हुआ है 8 साल, यानी मैंने आपको बताया कि ये चाइल्ड और अडल्ट दोनों में हो सकता है, लेकिन इसका कोई इस तरह से नहीं है कि आपने कहना है कि ये फिक्स इसी एज में ही आप डायग्नोज करेंगे। मोस्टली ऐसा किया जाता है कि 8 साल की उम्र में ये डायग्नोज हो जाता है। बहुत रेयर केस होते हैं जो 8 साल से पहले आते हैं, लेकिन 8 साल के बाद किसी भी एज के ऊपर अगर वो इस तरह के सिम्टम्स शो कर रहा है तो आप उसको डायग्नोज कर सकते हैं। ड्यूरेशन अ फ्यू डेज टू सेवरल वीक्स, चंद दिन से लेके बहुत हफ्तों तक इसकी सिम्टम्स रह सकती हैं। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो जल्दी कवर हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा टाइम लगता है। एटियोलॉजी की बात अगर की जाए कि कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से, कौन सी काजेज हैं जिसकी वजह से कन्वर्जन होता है, तो हाइपर सेंसिटिविटी टू पेन सबसे पहली इसकी रीजन है। किसी भी चीज की, किसी पेन की तरफ जो है वो बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाना, यानी इतना पेन है नहीं जितना वो अपने आप को फील करवाते हैं। नेगेटिव पर्सनैलिटी, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, हर चीज को नेगेटिवली परसीव करना, हर चीज के अंदर से कीड़े निकालना, कोई उनके साथ पॉजिटिव बिहेवियर शो करे तो उसको भी नेगेटिव समझना, ये नेगेटिव पर्सनैलिटी है। इनएबिलिटी टू हैंडल इमोशनल इश्यूज, ठीक है, इमोशनल इश्यूज को जो है वो हैंडल करने की एबिलिटी उनके अंदर नहीं होती। यानी अगर आप कह सकते हैं कि जो लोग इंतहाई ओवर इमोशनल होते हैं, ठीक है, किसी भी छोटी से छोटी चीज के ऊपर इमोशनल होके रिएक्शन शो कर देना। फैमिली हिस्ट्री और अपब्रिंगिंग भी चेक की जाती है कि उनका फैमिली इन्वायरमेंट कैसा था, कैसे उनकी परवरिश हुई, कैसे उनका पीछे से फैमिली हिस्ट्री भी देखी जाती है कि पीछे मतलब उनकी फैमिली में किसी को कोई कन्वर्जन तो नहीं था। एंजाइटी और डिप्रेशन अगर किसी पर्सन के अंदर है उसकी वजह से भी हो सकता है।